डंके की चोट पर सवाल दागते हैं, जनता की बात को हुक्मरानों तक पहुंचाने का काम करते हैं, गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए मुहिम चलाते हैं, बड़ी बहस करते हैं। और आज बड़ी बहस में बात होगी उपचुनाव का रण किसका पूरा होगा प्रण। जब भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या की सीट को गंवा दिया तो फिर यूपी में सियासी हलचल मच गई। विपक्षी नेता पूरे तरीके से अलर्ट मूड पर आ गए, सरकार पर बैक टू बैक अटैक किए गए। हालात तो ये हो गए कि यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ही खफा हो गए। अब ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती बड़ी है। यह सिर्फ 10 सीटों पर उपचुनाव नहीं है, यह सीएम योगी की साख की बात है। शायद तभी माहौल टाइट है। आज की बड़ी बहस में इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कौन कौन सी सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो देखिए, मिल्कीपुर, करहल, शीशामऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मजबा, कटेहरी, खैर और मीरापुर सीट, ये ऐसी सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होगा और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कमान संभालते हुए नजर आएंगे। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर, अयोध्या के दौरे पर भी हैं। सीएम का पूरा फोकस है कि सभी 10 सीटों पर महाविजय हासिल की जाए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी फ्रंट फुट पर आकर सियासी पिच पर बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि सीएम योगी का दौरा महत्वपूर्ण क्यों है, वो भी आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अयोध्या पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये लोकसभा चुनाव के बाद पहला अयोध्या का दौरा मुख्यमंत्री का है। विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंथन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मिल्कीपुर सीट जिताने की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही संभाली है। इस सीट पर पहले समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ करता था। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सपा के अवधेश प्रसाद यहां पर विधायक थे पहले। बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल भी मिल्कीपुर सीट बनी हुई है, इसलिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां पर कमान संभाली हुई है। तो लोकसभा चुनाव के बाद यह पहली बार अयोध्या का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। और खुद जैसा कि हमने आपको बताया, 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभालते हुए नजर आएंगे, खुद वो मोर्चा संभालेंगे। इनमें से एक सीट मिल्कीपुर की है जिसको जीतना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इस सीट पर किसी भी तरह की कोई कोर कसर ना रहे, इसको लेकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर बनी हुई है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम या बाकी दिग्गज नेताओं की बात करें, वो भी मैदान संभालते हुए नजर आएंगे। तो मिल्कीपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला है। और आज प्रदेश की उन 10 सीटों को लेकर बात होगी जहां पर उपचुनाव होना है, क्योंकि इससे पहले बैठक भी हो चुकी है। लगातार बैठकों का दौर जारी है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं और निर्देशित कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दे रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ उपचुनाव नहीं है, बल्कि ये रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, जो आने वाले वक्त के लिए होगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी अब होगा, तो उसके लिए भी समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, लोकसभा में अच्छी खासी सीटें जीतकर बीजेपी को डिफीट करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है। तो ऐसे में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख भी सवाल पर है। जो उनकी साख है वो भी दांव पर लगी हुई है। लोकसभा में सीटें उत्तर प्रदेश में कम हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से मोर्चा संभाला है। और हम कहें तो खुद सीएम लगातार बैठकों के जरिए निरीक्षण भी कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश में किस तरीके की हवा बनी हुई है। आने वाले वक्त में बीजेपी को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस पर भी फोकस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। और इसके साथ ही प्रदेश स्तर के जो नेता हैं उनके साथ लगातार मुख्यमंत्री की बैठकों का दौर भी चल रहा है। खुद दोनों डिप्टी सीएम भी इस उपचुनाव में कमान संभालते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर हम देखें तो उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ग्राउंड पर डटे हुए हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, उनको जीत का मंत्र भी दे रहे हैं और इसके साथ ही वो जनता की नब्ज भी टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में किस तरह से और किस रणनीति के तहत हमें चुनाव लड़ना है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारी संवाददाता निकिता सरीन अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं।
अनिल मिश्रा हमारे संवाददाता अयोध्या से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ दुबे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। सौरभ जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं, श्रीकांत जी। श्रीकांत जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले निकिता, आपके पास में आ रहा हूं। खुद मिल्कीपुर की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है और मुख्यमंत्री नजर लगातार रख रहे हैं कि कैसे इन उपचुनाव वाली सीटों पर अपनी रणनीति को मजबूत किया जाए। किस तरह का अपडेट आपके पास? देखिए, पराग, उपचुनाव की बात करें, होने वाले समय में बाय इलेक्शंस हैं और जीत के लिए जो जिम्मा है वो टीम 5 को दिया गया है, जिसमें सीएम की अगर मैं बात करूं, साथ ही साथ डिप्टी सीएम जो है वो 2-2 सीट का यहां पर जिम्मा लेते नजर आएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उपचुनाव की तैयारियों को लेकर के मिल्कीपुर, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट और साथ ही साथ कटहरी यानी अंबेडकर नगर की कटहरी, वैसे तो 10 सीटों का जिम्मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है, लेकिन ये 2 ऐसी सीट हैं जिनका पूरी तरीके से उनका लेखा जोखा देखना है। और ऐसे में दोनों डिप्टी सीएम के साथ जो संगठन है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा है। बात की जाए अगर लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद लगभग 2 महीने बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे हैं। लोग काफी उत्साहित थे उनको लेकर के। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जिनका लगातार भ्रमण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। ऐसे में आज हनुमानगढ़ी पहुंचकर उन्होंने हनुमान लला के दर्शन किए। उसके बाद आपको बता दूं, जिस तरीके से राम जन्मभूमि अयोध्या की अगर मैं बात करूं तो रामलला के भी दर्शन किए। उसके बाद लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और जो यहाँ पे स्थानीय लोग हैं उनका भी देख रहे हैं कि आखिर कितना एक चेंज यहाँ पर महसूस किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने जिस तरीके से सूबे की राजधानी लखनऊ में टीम 30 के साथ अपने मंत्रियों के साथ उनको भी जिम्मेदारी सौंप दी है। कार्यकर्ता से लेकर, संगठन से लेकर, सरकार से लेकर जो भी नाराजगी है उसका कोऑर्डिनेशन बना करके किस तरीके से आगे बढ़ना है, लोगों से बातचीत, यहाँ पर कौन सा चेहरा उतारना है ताकि एक टफ फाइट मिल सके और भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सीटें आ सके, किसका फाइनेंशियली स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा चेहरा एक कॉम्पिटिटिव चेहरा रहेगा। तो इन तमाम मसलों पर यहाँ बात करेंगे। साथ ही साथ संतों से भी वो मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। अधिकारियों की अगर मैं बात करूं, कार्यकर्ता और अधिकारियों के बीच में जो टसर चल रही थी वो अब कैसे दूर की जाए। तो ये तमाम मसले हैं जिसको लेकर के आज वो अयोध्या आए हैं। उन्होंने निरीक्षण किया है, बातचीत की है, दर्शन के बाद लगातार अधिकारियों के साथ बैठक की है, संतों के साथ भी अब वो अतिथि गृह में संतों के साथ मिलेंगे और उनसे हाल जानेंगे। व्यवस्था को लेकर के कितनी कानून व्यवस्था टाइट है, सुधरी है, उसको लेकर के बाद। और साफ तौर पर एक अयोध्या में बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा जो अभी सुर्खियों में लगातार बना हुआ है, जिसपे समाजवादी पार्टी कोई रिएक्शन नहीं कर रही है। यहाँ पर नार्को और डीएनए टेस्ट की बात कही जाती है, जिसके सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़िता के जो परिवार है उनसे मुलाकात किया था और यह आश्वासन दिया था कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के चलते कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। इसी क्रम में बुलडोजर की जो प्रक्रिया है वो चली, यानी कि इससे ये साफ प्रूफ है कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री कहते हैं वो करते हैं। तो तमाम ये जो दौरे हैं वो हैं और आज ही ये यहाँ पर कल अगर मैं आपको बताऊं तो कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से अंबेडकर नगर की तरफ प्रस्थान करेंगे, क्योंकि वहां पर कटहरी सीट का भी जिम्मा इनके ऊपर है। तो उसमें क्या कुछ रणनीतियां हैं, कौन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा, किसको लड़ाना अच्छा है, ये सभी मसलों पर ओवरऑल यहाँ पर मिलेंगे, लोगों से बात करेंगे। तो ये ओवरऑल दौरा कह सकते हैं कई मायनों में इंपॉर्टेंट भी है। उपचुनाव को लेकर के बात करें और साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश में 27 में होने वाले विधानसभा, क्योंकि लीग से हटके काम करती है बीजेपी, यही एक वजह है कि अभी से जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से ग्राउंड जीरो पर शुरू कर दी गई हैं। ठीक है निकिता, आप बने रहिए। अनिल, मिल्कीपुर का इतिहास क्या कहता है? एक बार भरोसा किया यहाँ के। जी, मैं बताना चाहता हूँ मिल्कीपुर की जनता इस वक्त बिल्कुल सजग है, सचेत है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उसने यहाँ पर समाजवादी पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाया, यहाँ के अवधेश प्रसाद को सांसद बनाया, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मलाल कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से रिएक्शन मिल रहा है अयोध्या को लेकर, साथ ही साथ जिस तरह से अभी एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ भी दुष्कर्म हुआ, उसमें समाजवादी पार्टी के लोगों का वहां
पे न पहुंचना, परिवार के साथ न खड़े होना, तरह तरह की बातें करना कि डीएनए टेस्ट ये वो तरह की बातें करना, इसको लेकर मिल्कीपुर की जनता बहुत आहत है। वो इस बात को लेकर कह रही है कि जो सांसद जिसको हमने वोट देकर अयोध्या का एक अहम जिम्मा सौंपा, वो आज नजरें चुराता फिर रहा है, अपनी जिम्मेदारी से भागता सा नजर आ रहा है। जिस वक्त उस बच्ची के साथ खड़े होने की आवश्यकता है, उसके दर्द को बांटने की आवश्यकता है, उस वक्त उसके नाम पर वो तमाम तरह की अनर्गल बातें करे। पहले तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि जो आरोपी है वो उनका साथी नहीं है। उसके बाद फिर उन्होंने ये कहा कि मैं इसको जानता नहीं हूं। उसके बाद अब कह रहे उसका डीएनए टेस्ट। अयोध्या भी आए थे वो, इसके बावजूद उन्होंने इतनी जहमत नहीं उठाई कि उस परिवार के पास जाकर उसका दर्द बांट लें, उससे ये पूछ लें कि कैसे क्या हुआ था, जो आरोपी है उनको सजा मिलनी चाहिए। ये कहने से भी वो भागते से नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर मिल्कीपुर की जनता में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। वो कह रही है कि इनके ऊपर हम कैसे भरोसा कर ले। एक बार भरोसा किया जिसका परिणाम ये 12 वर्षीय मासूम बच्ची मिली हमको, अगर फिर से भरोसा किया तो क्या पता क्या करेंगे। फिर कुल मिलाकर अगर कहें तो अयोध्या मिल्कीपुर की जनता इस वक्त साइलेंट मोड में है, लेकिन ऑफ कैमरा वो ये सब बातें बता, लेकिन जब इनके ऊपर भरोसा आप कैसे कर सकते हैं जब 12 वर्षीय मासूम बच्ची के नहीं हुए। ऐसे तो तमाम बातें करते हैं, लेकिन अंबेडकर के संविधान की बात करते हैं, लेकिन उस मासूम बच्ची की मासूमियत का जिस तरह से चीरहरण किया है इन्होंने, उसकी गरीबी का जिस तरह से मजाक उड़ाया उन्होंने, इसको लेकर मिल्कीपुर की जनता बहुत ही नाराज है। और ठीक है कहीं ना अनिल, कहीं आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे दो खास मेहमान सौरभ दुबे जी और श्रीकांत जी के पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे रेजिडेंट एडिटर अजीत प्रताप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, आप कैसे देख रहे हैं उपचुनाव में 10 सीटें हैं और खुद मिल्कीपुर की जिम्मेदारी अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली है, लगातार वो बैठकें भी कर रहे हैं, क्या कुछ आपका आकलन कह रहा है? देखिए, बिल्कुल पराग, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव की जिम्मेदारी ले ली है। जिम्मेदारी तो उन्होंने 10 सीटों के लिए सब पर उनकी नजर रहेगी, लेकिन 2 सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर सबसे ज्यादा हाय तौबा अखिलेश यादव ने मचाई थी। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद, ये नाम लेना इसलिए जरूरी है कि मिल्कीपुर सीट से वही विधायक थे और अब वो सांसद हैं, और पूरे लोकसभा में अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़कर घूमते रहे और ये दिखाते रहे कि देखिए हमने पीडीए का नारा दिया था और देखिए वहां से हमने चुनकर अयोध्या हमने हरा दिया भारतीय जनता पार्टी को, जबकि अयोध्या जो विधानसभा सदर है वहां से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। अवधेश प्रसाद का नाम लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो कांड हुआ अयोध्या में 12 वर्षीय बच्ची के साथ, उसमें अवधेश प्रसाद का नाम सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ, क्योंकि आरोपी मोहित खान की बहुत सारी तस्वीरें जो है अवधेश प्रसाद के साथ थी। लिहाजा अब मिल्कीपुर की जनता इस बात को जानती है कि उन्हें जवाब कैसे देना है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन 2 सीटों की जिम्मेदारी ली है पराग। पहला मिल्कीपुर, जहां आज उन्होंने समीक्षा बैठक की है जनप्रतिनिधियों के और अधिकारियों के साथ। दूसरा अम्बेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा, जहां से लालजी वर्मा सांसद हो चुके हैं। अब चूंकि परिवार की बात आती है, बीजेपी बहुत जबरदस्त तरीके से रणनीति बनाकर हमला करने वाली है। अखिलेश यादव पर के ऊपर पहले से परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। अब अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को उन्होंने टिकट दे दिया है, यानी ये भी बेटा बाप सांसद हो गया और बेटे को टिकट। कटेहरी की विधानसभा सीट से लालजी वर्मा विधायक थे, सांसद हो गए, तो उनकी बेटी अब छाया वर्मा को टिकट देने की तैयारी है। तो परिवारवाद का जो दंगल है, एक बार फिर उसमें समाजवादी पार्टी पूरी तरह से फंसती नजर आ रही है। करहल से जीतू यादव को दिया जाएगा टिकट। ऐसी जगह जगह जो उनकी सीटें थी, चाहे कौशाम्बी की बात करें, मझवा की बात करें, सब जगह जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना, जिसमें ज्यादातर सीटें जो पीडीए की थी, उस पर अखिलेश यादव पर परिवारवाद का आरोप लगेगा, क्योंकि उन्होंने बंटवारा ही टिकट का इस तरह किया। कल ही एक खबर आई कि अखिलेश यादव ने कटेहरी से लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा और मिल्कीपुर की सीट पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को हरी झंडी दे दी और कहा आप जाइए उपचुनाव की तैयारी करिए। अब रही दूसरी बात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर और कटेहरी विधानसभा सीट को जिताने की जिम्मेदारी खुद ली है, जिसको लेकर आज उन्होंने जनप्रतिनिधियों से बैठक की, एक एक बिंदु पर बात की। मंडल अध्यक्ष से लेकर, शक्ति केंद्र से लेकर, बूथ अध्यक्ष से लेकर, पन्ना प्रमुख से लेकर पार्टी के जिला अध्यक्ष, एमएलसी, विधायक, सबसे बात की। इस बैठक में जो रोचक बात है कि अयोध्या के जो गोसाईगंज के विधायक हैं, अयोध्या जिले के अभय सिंह पहुंचे, जो बागी विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी इस मीटिंग में पहुंचे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज है और हम बीजेपी के साथ हैं। हालांकि
दल बदल विधेयक की तैयारी की जा रही समाजवादी पार्टी की तरफ से कई सारे सपा के विधायकों पर। अभय सिंह का रोल कटेहरी विधानसभा और मिल्कीपुर विधानसभा दोनों में बड़ा रोल है, क्योंकि गोसाईगंज जहां जो विधायक हैं, सटी हुई सीमा कटेहरी विधानसभा सीट की है। मिल्कीपुर चूंकि वो अयोध्या जनपद के ही विधायक हैं और वहीं के रहने वाले, मिल्कीपुर सीट पर भी और जो है अभय सिंह का अच्छा खासा असर होता है। हरिओम पांडे जो अयोध्या मंडल के एमएलसी हैं, वो भी बैठक में मौजूद रहे, संत मौजूद रहे, अधिकारी मौजूद रहे। तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कमान अपने हाथ में ले ली है और सियासी जो क्लेश है उसमें एक्शन में अखिलेश है, लेकिन सियासी घमासान में जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल ली है। तो अब समाजवादी पार्टी यानी जो इंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, उसको जवाब देना होगा। जो परिवारवाद की बात हम कर रहे हैं कि जहां लालजी वर्मा की बेटी को दे दिया, अवधेश प्रसाद के बेटे को दे दिया, यानी अखिलेश यादव पर एक बार फिर घेराबंदी तेजी से शुरू हो गई है। बीजेपी का सीधे तौर पर कहना है कि उपचुनाव में ये 27 का लिस्मस टेस्ट है पराग, 27 का जो विधानसभा चुनाव होगा, ये उपचुनाव के नतीजे बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए ब्रजेश पाठक को 2 सीटें दी गई है, कुंदरकी समेत, केशव मौर्य को मझवा समेत 2 सीटें दी गई है, जयवीर सिंह को दी गई है। हर सीट पर 3-3 मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई गई है। कटेहरी की सीट अगर बात करें तो स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट मंत्री है, जल शक्ति मंत्री हैं, संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं, उसके साथ दयाशंकर मिश्रा, दयालु गुरु, उनकी ड्यूटी लगाई गई। एक सीट पर 3-3 मंत्री, जो टीम 30 है वो उत्तर प्रदेश की बीजेपी की 10 सीटें जो उपचुनाव की उसको जिताने का पूरा प्रयास करेगी। और योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली और वो फील्ड पर उतर चुके हैं, ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं। वो अपने हाथ में पूरी चीज जो बागडोर है उन्होंने संभाल ली है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो गठबंधन है उसके सामने समस्या आने वाली है, जो इंडी गठबंधन है, क्योंकि जो 51% वोट शेयर था वो 41% वोट शेयर रह गया था लोकसभा चुनाव में। और संविधान बचाओ और आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसका भ्रम फैलाकर जो फायदा समाजवादी पार्टी यानी राहुल गांधी को, इंडिया गठबंधन को हुआ था, जो बीजेपी का आरोप है कि उन्होंने भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह किया, अब वो चलने वाला नहीं, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है, देश की सरकार बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ का जो क्राइम और करप्शन का जो एजेंडा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति क्राइम और करप्शन पर रहेगी। अयोध्या जो भदरसा का कांड हुआ 12 साल की बच्ची के साथ, जिसकी परिवार से मुख्यमंत्री मिले हैं, जो लखनऊ में जिंदगी और मौत से जूझ रही है, एक डॉक्टरों की टीम इलाज कर रही है, उन बुलडोजर चल चुका है, भदरसा के चेयरमैन पर भी कार्रवाई की तैयारी है। तो योगी आदित्यनाथ का जो ये क्राइम और करप्शन पर एक्शन है, ये पीडीए को भारी पड़ने वाला। और विशेष तौर से चूंकि अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद हैं और आरोपी की जो भदरसा कांड का आरोपी है अयोध्या कांड का, उसकी फोटो वायरल हुई है कई सारी जगह पर समाजवादी पार्टी के साथ, सुप्रीमो के साथ। तो अब आप ये मान के चलिए कि अयोध्या का जो ग्राउंड जीरो पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे, इसका असर आपको दिखने वाला होगा और कई सारे लोगों पर कार्रवाई होगी। जो हमारे संवाददाता अनिल मिश्रा और निकिता बता रही थी कि उसका असर सीधे सीधे मिल्कीपुर की जनता, अयोध्या की जनता, अम्बेडकर जनता जवाब देगी, क्योंकि ताजा मामला है। अभी अभी उन्होंने सांसद दिया, अयोध्या से सांसद दिया, हाथ पकड़कर, हाथ में हाथ डालकर अखिलेश यादव घूम रहे थे, उसी सांसद के सबसे करीबी आदमी पर बच्ची के साथ रेप का आरोप लग गया है। तो ये इसका जवाब जनता देगी कि भाई हमने आपको अयोध्या जैसी सीट से जिता दिया और आपने हमें जवाब में क्या दिया। तो ये जो अपराध वाला एंगल है, ये कहीं ना कहीं जनता जवाब देगी समाजवादी पार्टी को, पीडीए को और इंडी गठबंधन को। तो ये मानकर चलिए कि योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है, तो अब कुछ न कुछ आपको देखने को मिलेगा। और जो 10% वोट लोकसभा चुनाव में कम हुआ, उसको 10 से 12% बढ़ाने की रणनीति बीजेपी का संगठन और सरकार दोनों मिलकर बना रहे हैं। पराग। सौरभ दुबे जी, क्या कह रहा है आपका आकलन, कैसे देख रहे हैं बीजेपी समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी को और ये जो उपचुनाव की 10 सीटें हैं? सौरभ जी। उपचुनाव का समीकरण काफी तेजी से बदलता हुआ लगता है। जो इस चुनाव का रिजल्ट आएगा, मुझे लगता है कि ये घटनाक्रम तेजी से बदला है 2-4 दिनों का, ये कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि चुनाव के ठीक बाद का एक निष्कर्ष निकाल रहे थे, वो निष्कर्ष ये निकल रहा था कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर कमजोर हुई है और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं वो ज्यादा मजबूत होकर के इन चुनावों में आई है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर तमाम तरह की बैठकें चल रही थी, जिस प्रकार से जो है चर्चा चल रहा था, कुछ विवाद भी खड़े हुए थे, उसके बाद से ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उन चुनाव को लेकर के एक शीर्ष नेतृत्व से लेकर के जो राज्य का नेतृत्व है, वो बहुत ही गंभीरता से इस चुनाव को ले रहा है। और फिर अंततः जाकर के हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ जी ने
जो प्रदेश के मुखिया भी हैं, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि मैं इस चुनाव की जो है वो जिम्मेदारी लेता हूं और इस चुनाव का नेतृत्व भी जो है कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ वो स्वयं कर रहे हैं। इसके चलते उन्होंने तमाम तरह की टीमें बना दी। आप जानते होंगे एक एक 3-3 मंत्रियों को जो है एक एक क्षेत्र दे दिया विधानसभा का। उस पर जो है मॉनिटरिंग करनी है, उस पर जो है वहां पर उसके कार्य किया जा रहा है। बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी तो अपना संगठन अपना कार्य कर ही रहा है। हाँ। लेकिन समाजवादी पार्टी के हाथ में जो एक कहते हैं कि एक अमृत का प्याला मान लीजिए, क्योंकि इसके चुनाव के पहले तो उनकी स्थिति बहुत खराब थी लोकसभा चुनाव के, और लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में 37 सीटें आते ही उनके अंदर एक जो है नई नई ऊर्जा पैदा हो गई। तो उस नई ऊर्जा के बाद जिस प्रकार से हमने अयोध्या के सांसद को देखा, जिस प्रकार से अन्य तमाम जो समाजवादी पार्टी के सांसद चुन करके आए हैं, उनको जो संसद भवन हमने उनका लेकिन इस अमृत में विष भी तो आ गया है ना सर, अयोध्या कांड वाला जो अभी अजीत त्रिपाठी बता रहे थे। मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, वही उसी पे आ रहा हूँ मैं। वो नई ऊर्जा जो है वो सांसदों के अंदर देखने को मिली थी। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं जो है वो किस्मत के सहारे समाजवादी पार्टी इन चुनाव में हो सकता है जिस प्रकार से लोकसभा में अच्छे रिजल्ट आए तो इन विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन अब ठीक इसका उल्टा समीकरण हो गया। अब समीकरण ये हो गया कि अयोध्या का एक बहुत ही जिसको निंदनीय कहा जाए, जिसकी घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, ऐसी एक घटना सामने आ गई। और उस घटना में समाजवादी पार्टी का जो चेहरा आया वो बहुत ही नकारात्मक आ गया। नकारात्मक इसलिए कह रहा हूँ कि जो उनका नेतृत्व है स्वयं अखिलेश यादव, वो कहीं ना कहीं वो जो आरोपी है उसको बचाते हुए दिख रहे हैं। तो वहां का सांसद है जो अभी अभी नए सांसद बने हैं, वो भी उसको एक तरीके से संरक्षण दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव कहते थे कि लड़के हैं गलती हो जाती है, वही दिखाई दे रहा है कि मोइन है और उनसे गलती हो जाती है। एक अल्पसंख्यक वर्ग के समाज को जो उनका जो है वोट बैंक है उसके चक्कर में इतने अंधे हो गए अखिलेश यादव या वहां के सांसद की उन्होंने डीएनए जांच की मांग करा ली। कह रहे हैं कानून बाद में काम करेगा, पहले आप डीएनए जांच कराओ इसकी, और डीएनए जांच कराने के बाद ही पुलिस इसकी जो है जो भी इनके ऊपर कार्रवाई करेगी वो होगी। तो कहीं ना कहीं लगातार एक घटनाक्रम में जो नकारात्मक चेहरा समाजवादी पार्टी का उजागर हुआ और वो जनता के बीच में गया। और अभी कल का घटनाक्रम आपने देखा जो बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश में जो हालत हुई जो है वहां पर भी एक मुस्लिम जो है मुस्लिम वहां पर दिखाई दिया कि मुस्लिम लोग जिस प्रकार से हिंदुओं का घर जला रहे हैं, मंदिर जला रहे हैं या उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उसका प्रभाव भी उन चुनाव पर पड़ेगा निश्चित रूप से। ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इधर समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टिकरण में लगी है। एक मुस्लिम आरोपी जिसने एक बच्ची का रेप किया, जिसने इतनी घृणित इतनी वो किया कुकृत्य किया हुआ है, उसको समाजवादी पार्टी बचाने में लगी है। और वहीं पर दूसरा चेहरा हमने देखा कि जहां पर बांग्लादेश के अंदर भी रेप करके लोग जो है या महिलाओं के साथ अभद्रता करके वहां पर भी इस तरह। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का जो बना बनाया गणित था वो अब 2-3 दिनों के अंदर पूर्णतः जो है ठीक है। श्रीकांत जी, समाजवादी पार्टी ने गणित तो अच्छा बनाने की कोशिश की लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं अयोध्या का कांड एक कहें तो उनकी साख पर बट्टा साबित हो रहा है। श्रीकांत जी, कैसे देख रहे हैं स्ट्रेटजी आप? चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 30 मिनट बाद ही सही आप आए तो सही। सर माफी चाहूंगा थोड़ा सा लेट होने के लिए। केवल विंडो को एडजस्ट करने के लिए मुझे बुलाया था। मुझे पता चला कि आपने मुझसे सवाल भी पूछना था। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि कहीं ना कहीं पूरी लड़ाई नरेंद्र मोदी वर्सेस योगी आदित्यनाथ बनाने की जो कोशिश की गई थी और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली को जो मैसेज दिया था कि कहीं ना कहीं आप यूपी को लेकर आश्वस्त हो जाएं, और यूपी में एक तरीके से जो योगी को फ्रीडम नहीं मिला था और ना उस फ्रीडम को वो एक्सरसाइज कर पा रहे थे। और अब उनके लिए बड़ी चुनौती है कि इस फ्रीडम को एक्सरसाइज करके वह आउटपुट क्या निकालते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या इन 10 उपचुनावों में जो विधानसभा चुनाव है इसमें वो क्या निकाल कर लाते हैं और क्या वो अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं। क्योंकि देखिए, 3 दौर की बातचीत, क्योंकि मैंने उस पूरे स्टोरी को कवर किया था जी। मुझे लगता है 3 दौर की बातचीत योगी आदित्यनाथ और दिल्ली हाईकमान के बीच हो चुकी थी, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य भी बीच में इंटरवेन कर रहे थे और आपको पता है दूसरे डिप्टी सीएम भी कर रहे थे, पाठक जी।
लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम या फिर एक्सरसाइज ऑफ पावर योगी आदित्यनाथ बेहतर कर पाते हैं अगर योगी आदित्यनाथ का स्कोर 60% से भी अधिक रहता है। माना जाए 10 में से 6 सीटें भी अगर योगी आदित्यनाथ अपनी कार्यकुशलता के कारण जी। या फिर दूरदृष्टि की राजनीति के कारण एक बेहतर तरीके से जीतते हैं, तो मुझे लगता है कि ये योगी आदित्यनाथ के लिए भी ठीक होगा और उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए भी ठीक होगा। लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से अगर देखूं तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में और सेंटर में दोनों तरफ बीजेपी नेताओं का ही विरोध झेलना पड़ रहा है। अब क्या सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अपनी वो मस्कुलर एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या उसमें डेंट लगाने वाले बीजेपी के ही नेता होंगे? जी। आपने जिन कैबिनेट मंत्रियों को आपने ये कार्यभार सौंपा है कि एक एक विधानसभा में दो से तीन मंत्री लगाए हैं, क्या वो आपके साथ पूर्व मतलब बेहतर तरीके से सुनियोजित हैं या आपके साथ बेहतर तरीके से करबद्ध कार्य कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। और दूसरा जी। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अगर इसके अपेक्षित परिणाम नहीं आए जी। या बीजेपी बेहतर नहीं कर पाई, जी। जी। तो फिर योगी आदित्यनाथ को भी सोचना पड़ेगा और जो एक्सरसाइज मसल बिल्डिंग उन्होंने सेंट्रल और स्टेट के बीच की है, जी। उस पर भी सवाल उठेगा। और या- योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में जो लार्जर देन लाइफ एक पोर्ट्रेट किया जा रहा है एक ठीक है। राजनेता के तौर पर, उस पर भी सवालिया निशान लगेगा। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं सर कि दोनों तरफ से चूंकि कश्मकश पूरी है और दोनों तरफ से तैयारी भी पूरी जोरदार तरीके से की जा रही है। नतीजा क्या होगा इसके लिए तो इंतजार करना ही होगा, लेकिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये 10 लोकसभा सीटें और इस बीच में जिस तरीके की परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल चूंकि वक्त मुझे अभी के लिए इतनी इजाजत दे रहा है, इसलिए आप सभी लोगों से मैं इजाजत चाहूंगा। श्रीकांत जी आपका बहुत शुक्रिया, दुबे जी आपका बहुत शुक्रिया, हमारे रीजनल एडिटर अजीत प्रताप जुड़े आपका बहुत शुक्रिया, और साथ ही अनिल मिश्रा और निकिता सरीन आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो उपचुनाव का रण है, खुद आपने देखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्राउंड पर हैं। बैठकों के बाद उन्होंने साफ ये संदेश देने की कोशिश की है वो इन उपचुनाव के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ ग्राउंड पर मेहनत कर रहे हैं। और अयोध्या की मिल्कीपुर की सीट की बात करें या फिर कटहरी की हम बात करें, खुद वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ही कमान संभालते हुए नजर आएंगे। वैसे तो सभी 10 सीटों की जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर, लेकिन